आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत हमारी कक्षा में। हमारी कक्षा है हिंदी साहित्य, बीए प्रथम वर्ष, सेमेस्टर द्वितीय, राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पाठ्यक्रम के अनुसार ये कक्षाएं चल रही हैं। और आपको ज्ञात है कि हमारे बीए पार्ट वन के सेकंड सेमेस्टर में कहानी और उपन्यास को केंद्र में रखा गया है, और उसमें कुछ कहानियां पूर्व में आप मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आजादी से पहले के रचनाकारों की कहानियां आप पढ़ चुके हैं। और कमलेश्वर जो हैं वो आजादी के बाद के कहानीकार हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। कमलेश्वर का जो समय है वो आजादी के बाद का है। आजादी के बाद यहाँ आप मान लें लगभग 55 से 75, 1955 1950 से लेकर के 1975 तक का जो समय है वो कहानी के क्षेत्र में नई कहानी आंदोलन से संबंधित माना जाता है। नई कहानी मतलब कहानी में कोई नई बात आ गई है। और वो नई बात क्या है कि वो पुरानी जिस तरह की कहानियां प्रचलित थीं, सामाजिक आदर्शवाद की कहानियां प्रचलित थीं, या कहानियों में सांस्कृतिक मूल्य, जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की बात होती थी, वो जो पुरानी कहानियों में होती थी, तो इस इन नई कहानियों में नए मनुष्य के, नए आधुनिक भावबोध से प्रेरित मनुष्य की जो समस्याएं हैं उनको सामने रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो नया मनुष्य जब धीरे धीरे गांव से निकल करके नए भारत में, है ना, हम उस समय के भारत को नया भारत कहते हैं, आजकल के लोग भी कह रहे हैं आजकल नया भारत है। तो नया भारत तो वो भारत है जो आजाद भारत था। तो आजाद भारत में नागरिकों की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनकी जो राजनीतिक समस्याएं हैं, इसके साथ साथ उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनको केंद्र में रख करके जो कहानियां लिखी गई, और बिल्कुल अनूठे भावबोध से प्रेरित होकर के अनूठी भाषा में। ठीक है। आधुनिक जो संत्रास है, कुंठा है, पीड़ा है, एक दूसरे के प्रति विश्वास का समाप्त होना है, या जो अवसाद है मनुष्य में, उस आधुनिक कुंठा, संत्रास, पीड़ा, तनाव, अवसाद को व्यक्त करने वाली जो कहानियां हैं वो नई कहानियां कहलाई। और ये नई कहानी जो आंदोलन है, ठीक है, कहानी में एक नई कहानी अ, कहने की जो बात है, ये इसकी शुरुआत की थी कमलेश्वर ने। ठीक है। इसीलिए यहां लिखा गया है नई कहानी आंदोलन के प्रणेता कमलेश्वर। ठीक है। इसको शुरुआत की थी कमलेश्वर ने। हालांकि इसमें दो नाम और भी ले जाते हैं, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन के तीन महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इन्हें नई कहानी की महत्वपूर्ण या वृहत त्रयी भी कहा जाता है। कमलेश्वर एक बहुत अच्छे पटकथा लेखक भी थे, और बहुत सारी फिल्मों की पटकथाएं इन्होंने लिखी हैं। चाहे वो आंधी फिल्म हो, चाहे वो रजनीगंधा फिल्म हो, चाहे वो नटवरलाल जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है उसकी बात हो, तो बड़ी अच्छी और बहुत रोचक चर्चित फिल्मों के ये पटकथा लेखक भी रहे हैं। और चंद्रकांता, अगर आपने बहुत पुराने, या आपके परिवार में जब किसी चीज आप बात करेंगे, तो एक सीरियल आता था, एक धारावाहिक आता था चंद्रकांता। ठीक है। वो चंद्रकांता जो सीरियल था उसको बनाने में भी इनका बड़ा योगदान था। मुंबई में पत्र पत्रिकाओं से जुड़ करके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और सारिका नाम की एक पत्रिका ये निकालते थे। और किसी जमाने में ये सारिका पत्रिका जो है, ये साहित्यिक आंदोलन को नेतृत्व करने वाली पत्रिका थी। सारिका एक पत्रिका का नाम है। ठीक है। तो ये पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, और फिल्म जगत में फिल्म निर्माण के कार्य से, उनके पटकथा लेखन से, उनके निर्देशन में सहयोग करने की कई कई भूमिकाएं इन्होंने निभाई। और साथ ही साथ इन्होंने कहानियां और उपन्यास भी लिखे। इनकी इनके कुछ उपन्यास बहुत चर्चित हैं। उसमें जो सबसे चर्चित इनका उपन्यास है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वह उपन्यास है कितने पाकिस्तान। ठीक है। तो ऐसे एक बड़े उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार कमलेश्वर की ये कहानी आपके सामने है, राजा निर्बंसिया। और ये अपनी एक विशिष्ट शैली के कारण बड़ी चर्चित है।
और जिन समस्याओं को ये हमारे सामने रखती है, ये वास्तव में आधुनिक मनुष्य के घर परिवार में जो समस्याएं पैदा होती हैं और उसके कारण, उन समस्याओं के कारण कितना त्रासद जीवन वह बिताता है वह व्यक्ति, आधुनिक अ, विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग का जो परिवार का व्यक्ति है, वो कितना तनाव में आता है जब वो बेरोजगार हो जाता है, जब उसे कर्जा लेना पड़ता है, जब घर में पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं रहते, जब पड़ोस और गांव और मोहल्ले और समाज के लोग ताने देने लगते हैं, संतानहीनता के कारण ताने देने लगते हैं, बेरोजगारी के कारण ताने देने लगते हैं, जब वो अस्पतालों में जाकर के भर्ती होता है तो वहां की जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी वजह से वो बड़ा पीड़ित होता है। और भारतीय समाज जो आजाद तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं या सुविधाएं हैं वो केवल संपन्न वर्ग के लोगों के लिए हैं। गांव में गरीबी फैली हुई है और एक एक रुपए को बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। तो ऐसे एक वातावरण को सजीव करने का कार्य राजा निर्वंशिया कहानी में किया गया है। कहानी के बारे में थोड़ी सी मैं भूमिका बता देता हूँ और उसके बाद हम हमारे विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे रोज की तरह। तो नई कहानी आंदोलन के प्रणेता हैं कमलेश्वर की ये कहानी आधुनिक कथा और लोक कथा शैली की मिश्रित शिल्प में रचित है। मतलब मिश्रित कहानी है, आप देखें इसमें दो कहानियां हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, बीच बीच में राजा और रानी की कहानी आ जाती है। ठीक है। हमारी एक बड़ी एक वाचिक कहानी की जो परंपरा रही है भारत की, वाचिक कहानी मतलब कहानी असल में बोल करके सुनने और सुनाने की चीज रही है। तो वो जो हमारी लोक कथा शैली है कि एक राजा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर के खत्म कहानी, है ना, तो वो एक लोक कथा की जो शैली है जिसमें हम या यूं कहें कि पौराणिक कथाओं को कहने की जो लोक कथात्मक शैली है उसे यहाँ पर अपनाया गया है। साथ ही साथ कहानी के इस कहानी के साथ साथ एक आधुनिक कहानी, आधुनिक मनुष्य की कहानी और आधुनिक भाव बोध से प्रेरित मनुष्य की कहानी भी इसमें चलती रहती है। साथ साथ एक तरफ राजा और रानी की कहानी चलती है तो दूसरी तरफ चंदा और जगपति की कहानी चलती है। यह कहानी ग्रामीण जीवन में निम्न मध्यम आर्थिक वर्ग की गरीबी गरीबी की बात हुई है, बेरोजगारी की बात हुई है, ऋणग्रस्तता कर्ज की समस्या की बात हुई है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे पर विश्वास न कर पाने की समस्या है। ठीक है। जब गरीब हो, पति गरीब हो तो पत्नी को कई सारे समझौते करने पड़ जाते हैं, और जब पति गरीब हो और बेरोजगार हो तो वह जब कर्ज लेता है तो वो कई तरह के समझौते करता है। तो इस तरह से दाम्पत्य जीवन का जो मधुरता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, प्रेम है, वह कैसे समाप्त हो जाता है उसको भी इसमें बताया गया है। संतानहीन व्यक्ति के प्रति समाज का क्रूर कैसा रवैया रहता है ना। आप जानते हैं जगपति और चंदा को 6 वर्ष हो चुके हैं लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं है, तो आते 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 जाते कभी सत्यानाशी कहा जाता है, कभी राजा निर्वंशिया कहा जाता है, कभी कुलबोरन कहा जाता है। और इस तरह से सारा समाज आंखें गड़ाए रखता है कि किस तरह से यह स्त्री जो है अ, निसंतान क्यों है, और बार बार सवालों के घेरे में ला करके ऐसे पति पत्नी और दंपत्ति को बहुत हैरेस किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उन्हें यंत्रणा दी जाती है समाज के द्वारा। तो समाज का जो नजरिया है उसके बारे में भी, उसका भी यहाँ पर हम देखते हैं, उसके प्रति भी आक्रोश है। नारी स्वतंत्रता जैसे अनेक पहलुओं की यथार्थ स्थिति को अभिव्यक्त किया गया है। नारी स्वतंत्रता की भी इसमें बात हुई है, क्योंकि आप देखें जब वह उस पर विश्वास नहीं करता है और जब वह उसे उसकी पिटाई कर देता है या उस पर लांछन लगाता है या उस पर कलंक लगाता है, तब वह स्त्री अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती है और वो कह देती है कि मैंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी है और वो मुझे लेने आ रहा है और मैं कल घर छोड़ करके जा रही हूँ, वो पूछती नहीं। तो नारी की स्वतंत्रता की बात भी इसमें अनेक पहलुओं में आई है। तो ये कहानी का एक मोटा मोटा सा सार मैंने अपने तरीके से बताया। लेकिन अब हम हमारे बीच में कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास, हमारे साथ, हमारे इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ी हुई है वंदना। वंदना से बात कर लेते हैं, वो कहानी को संक्षेप में समझाएं क्योंकि मोटी मोटी बात मैंने समझा दी। जी सर। बोलिए वंदना। सर, राजा निर्बंसा की कहानी जो शुरू होती है वो मतलब राजा और रानी से शुरू होती है। जब क्या होता है कि राजा जंगल में जाता है, शिकार करने के लिए जाता है, तो रानी भी उसके पीछे। राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और फिर क्या होता है कि वो बहुत घर पे लौटता नहीं है, मतलब महल में आता नहीं है। फिर रानी को डर लगता है कि भाई मेरा राजा क्यों नहीं आ रहा। फिर रानी जाती है उसके पीछे, सिपाही को अपने साथ लेके जाती है राजा के पास ढूंढने राजा को। फिर वो राजा को इस बात का लगता है कि भाई मैं अगर जंगल में आया हूँ तो रानी मेरे पीछे सिपाही को क्यों लेके आई है, तो उसको लगता है, रानी के ऊपर शक लगता है। तो फिर क्या होता है, जब उसको इस बात का शक होता है
तो फिर हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो फिर हाँ सर, हम्म। जब रा, रा, उस रानी को राजा को जब रानी के ऊपर शक होता है, तो फिर वो, अरे सर मेरे ध्यान से उधर गया। हाँ, कोई बात नहीं, वो कहानियां उलझी हुई हैं, दोनों दोनों अलग अलग कहानियां चल रही हैं। तो आपने कहानी शुरू की है राजा और रानी की कहानी से, है ना? अगर आप इसको जगपति और चंदा की कहानी से शुरू करते तो शायद इतनी समस्या नहीं आती। चलिए, हमारे साथ दूसरी विद्यार्थी संजना भी हैं, तो हम संजना से बात कर लेते हैं। संजना क्या बता रही हैं इस कहानी के बारे में, सर फिर मैं मुझे पता कहानी। चल गया। अच्छा, पता चल गया तो बताइए। तो क्या होता है कि भाई, जब है ना रानी राजा के पीछे पीछे जाती है, तो इन दोनों के बीच में संभोग होता है और उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति होती, दो संभोग होता पुत्रों है। तो फिर दो क्या होता पुत्रों है, की प्राप्ति होती है। हम्म। हाँ, फिर इस बार राजा वापस महल नहीं जाता है, राजा उधर ही रहता है जंगल में। हम्म। फिर जब कई सालों के बाद वो राजा वापस महल में जाता है, तो फिर राजा को लगता है कि मैं तो महल में था ही नहीं, ये पुत्र किसका है। हम्म। तो फिर वो उस रानी को, मतलब उस रानी को क्रोध आता है, वो देवी माँ से प्रार्थना करती है, फिर उस लड़के को वो बालक के रूप में बना देती है। हम्म। यही कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी हम्म। कहानी जगपति और चंद्रा की शुरू होती है, हम्म। जिसमें जगपति और चंद्रा के बीच घर पे मैम सर बहुत ज्यादा चोरी हो जाती है। जब चोरी हो जाती है और है ना यहाँ पे चोर आते हैं, इनको जगपति को गोली भी लग जाती है, जिससे ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर ये अस्पताल में जब चंद्रा अपने असल में पति को यहाँ ले यहाँ जाती है। छोटी सी गलती कर रहे हैं आप। वो किसी के वहां जाता है, शादी में जाता है ना, अपने किसी परिचित के वहां जाता है, और जब वहां से लौट रहा होता है या बारात जब आ रही होती है तो वहाँ थोड़ा सा डाकू आ जाते हैं और वहाँ लूटपाट की घटना होती है, और जगपति हिम्मत से सामना करता है डाकुओं का और उसको गोली लग जाती है। वो घर पर चोर नहीं आते हैं उसके, लेकिन वो अपना साहस से उसका मुकाबला करता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। हाँ, आप बताइए। जब अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो फिर इनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए बिल्कुल भी। हम्म। तो फिर एक कंपाउंडर होता है बच्चन सिंह, जो चंदा के पति की मदद करता है उसके इलाज में, क्योंकि हम्म। चंदा के प्रति बहुत आकर्षित था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तो उसके इलाज में उसकी हेल्प करता है, उसको पैसे देता है और उसको दवाइयाँ देता है। लेकिन जगपति को ये बात पसंद नहीं आती। वो बोलता है कि भई ऐसे कैसे कोई हमारी मदद कर रहा है, और चंद्रा तुम्हारे पास है ही क्या मेरा इलाज कराने के लिए? फिर वो हम्म। बताती है कि उसको कि मेरे पास एक कंगन था, वो मैंने है ना बच्चन सिंह को दिया है। वो बच्चन सिंह के पास जाती भी है देने, लेकिन बच्चन सिंह वापस उसको कंगन पहना देता है। वो उसको अपने प्रति आकर्षित करने की चाह रखता प्रयास है। करता है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, चंदा को इसका कोई असर नहीं होता, और है ना चंदा को कहीं न कहीं लगता भी है कि भई मैं इसको ना कंगन दे दूँगी, जिस वज़ह से मेरे पति की जो भी इसने मदद की है। लेकिन जब है ना जगपति को पता चलता है कि कंगन चंद्रा के पास ही है, उसके मतलब तकिए के नीचे ही कभी देखा जगपति ने, तो उसको पता हम्म। चल जाता है कि कंगन इसने दिया नहीं है इसको। हम्म। फिर है ना जगपति से क्रोध आता है, और बच्चन सिंह का भी इनके घर है ना अधिकतर आना-जाना लगा ही रहता है। हम्म। जिससे जिससे चंद्रा भी गर्भवती हो जाती है। फिर जगपति को लगता है कि भई मैं मेरी वज़ह से तो हुई नहीं है गर्भवती, और गाँव के अच्छा, मोहल्ले इसमें वाले लोग इसमें भी एक चंद्रा एक बात और भी है, इसमें एक बात और भी है कि जो जगपति है वो बचन सिंह से अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ कर्ज ले लेता है। ठीक है, इसी दौरान। ठीक है, पहले तो वो मना जी किया सर। करता था चंदा को कि हम किसी से कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन खुद जब उसको व्यवसाय शुरू करना होता है तो वह सब तरह से समझौता करके और ले लेता है। और कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक शंका ये रहती है कि जरूर इसका इसका ये जो कर्ज का ब्याज है वो मेरी पत्नी को चुकाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह उससे जानबूझ करके अनजान बना रहता है। और जिसके चलते उसके घर में एक चंदा जो है वो गर्भवती होती है, और उसे इस बात का पता चलता है और वह उससे बहुत नाराज होता है। फिर क्या होता है, बताएं। नाराज़ होता है, फिर चंदा चंदा को भी गुस्सा आता है, चंदा चली जाती है घर छोड़कर। चंदा की पिटाई होती है पहले तो, है ना? चंदा को मारता है ना? हालांकि वो उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो वह उस पर हाथ छोड़ देता है और उसे मारता है, और उसके बाद वह नाराज होकर के घर से चली जाती है। हाँ जी, आगे बताएं। फिर कहीं न कहीं जगपति को लगता है कि भई मुझे अपनी पत्नी को अपने पास लाना चाहिए, वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन चंद्रा तो मेरी है। फिर हम्म। है ना 2 पत्र लिखता है वो, एक चंद्रा को लिखता है और एक कानून को लिखता है। हम्म। वो चंद्रा से माफ़ी माँगने के लिए पत्र लिखता है कि भई मुझे माफ़ कर दो, और कानून से लिखता है कि भई मैंने ज़हर खा के खुद ही अपनी मौत की है, मैं खुद ही मरा हूँ, ज़हर मैंने खुद नहीं खाया है। हम्म। इस प्रकार वो कहानी को वहीं समाप्त कर देता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, कोई ये बता सकता है क्या कि इसमें कहानियां दो क्यों आई हैं? कहानी तो एक से भी बात बन
एक से ही भी बात बन रही थी, फिर दो कहानियां इसमें शामिल क्यों हुई हैं? संजना बता सकते हो? कोई बता सकता है कि इसमें कहानियां दो सर क्यों आई? बताइए। सर इसमें जो दो कहानियां है, इसमें राजा निर्बंधिया की जो राजा और रानी की कहानी है, उसमें तो दैवी की शक्तियों का भी वो दिखाया जाता है। हम्म। तो वो रानी देवी कुल देवी से प्रार्थना करती है, फिर वो जो उनके राजकुमार होते हैं उनको शिशु बना देते हैं, और हम्म। उनसे दुग्ध दुग्ध की धारा उनके मुख में गिरती है। हम्म। तो इससे वो अपनी सतीवता को राजा हाँ, के सिद्ध कर सामने देती है। साबित कर पाती है। हम्म। हाँ, और इसमें चंदा जो होती है वो अपनी वो उसके पास ऐसी कोई दैविक शक्तियां नहीं होती, और बहुत वो बढ़िया। साबित नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो एक तरह का है ना, कंट्रास्ट है। जैसे आपने देखा है कि सफेद शर्ट पर कोई काली पैंट पहन ले तो ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय सफेद शर्ट पर सफेद पैंट के। ठीक है। तो वो कहानियां जो दो आपस में चल रही हैं वो एक कंट्रास्ट पैदा करती हैं, मतलब परिस्थितियां एक जैसी हैं, लगभग वही परिस्थितियां हैं, लेकिन आप देखें कि समाज का दृष्टिकोण एक राजा और उसकी एक दैवीय शक्ति रखने वाली स्त्री के प्रति तो अलग रवैया है। समाज नहीं कहता है उनको कुछ भी, लेकिन आम जीवन में ऐसा नहीं होता है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि कहानियां जो कही गई हैं लोक कथाओं में, वास्तव में हमारा जो समाज है वो ऐसा नहीं है। हमारा समाज जगपति और चंदा का समाज है। हमारा समाज राजा निर्वंशिया और लक्ष्मी रानी जैसा समाज हमारे पास नहीं है। न तो हमारे पास ऐसी कोई शक्तियां हैं, न राजा निर्वंशिया जितना पैसा उसके पास, पूंजी नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। राजा निर्वंशिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि वो राजा है। ठीक है। रानी लक्ष्मी के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति है। लेकिन हमारे जो जगपति हैं, हजारों हजार लाखों लाख जगपति हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, और लाखों लाख चंदाएं भी हैं जो परिस्थितियों में विवश हो जाती हैं, है ना, और निराश होकर के वो समझौता कर लेती हैं, आजादी के लिए छटपटाती रहती हैं, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाती हैं। तो हमारी जो स्थितियां हैं हमारे समाज की, वो रानी लक्ष्मी और राजा निर्बंश जैसी स्थितियां हमारे समाज में नहीं है। ये कहानियों की बात है, केवल ये बताने के लिए कि ये जो चल रही है ये कहानी कहानी है, लेकिन ये जो कहानी है ये वास्तव में कहानी नहीं है। ये हमारे आसपास के हमारे घरों की वास्तविक घटनाओं से जुड़ी हुई यथार्थ स्थिति है। ठीक है। तो इस ये इसीलिए इस कहानी को नई कहानी की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि अक्सर कहानियां इस तरह से शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये कहानी अपने साथ एक कंट्रास्ट भी पैदा करती है। कि देखिए, दो कहानी बताता हूँ, दो कहानियों में अंतर समझिए। कि अगर शाहरुख खान अगर गोरी से शादी कर लेता है, हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, तो उसे कोई सवाल नहीं पूछता है। लेकिन हमारे आस पड़ोस में ही कोई लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से, या कोई लड़का किसी मुस्लिम लड़की से, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, तो इसमें बड़ा बवाल मचता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी समाज में वो स्थिति नहीं है, रेपुटेशन नहीं है। तो यहाँ एक तरह से हमारा जो सामाजिक आर्थिक सामाजिक जो ढांचा है हमारे समाज का, कि जिसके पास पैसा है उसकी समाज में स्थिति कुछ बेहतर है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर समाज भी तरह तरह के सवाल खड़े करता है। इसको समझाने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। चलिए, बहुत बातें हो गई। ये कहानी वैसे भी मैंने इसके बहुत नोट्स बनाए हैं, बहुत लंबे नोट्स बने हैं। मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाता जाऊंगा, नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसीलिए बहुत थोड़ा सा तेजी से चलने का प्रयास करूंगा। इस कहानी में दो कहानियां हैं, पहली राजा निर्बंसिया और रानी लक्ष्मी की कहानी है, और दूसरी जगपति और उसकी चंदा की कहानी है। ठीक है। पहली कहानी में राजा शिकार पर जाता है, लौटता नहीं है। रानी अपने राजा को मंत्री के साथ खोजने निकलती है, मंत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है, और बाद में उससे उसको दो संतान प्राप्त होती हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में जैसी परंपरा होती है, उसके आधार पर रानी अपने सतीत्व को सिद्ध कर देती है, और आर्थिक रूप से सशक्त राजा समाज के किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह का सामना उसको नहीं करना पड़ता है। समाज भी शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, वो मान लेता है कि हाँ नहीं, ये बच्चे राजा के ही बच्चे हैं, क्योंकि रानी ने अपनी शक्ति से सिद्ध कर दिया है कि ये वास्तव में उसी के बच्चे हैं। ठीक है। तो समाज भी चुप हो जाता है, और राजा नहीं होता, कोई जगपति होता तो समाज को खा जाता। चलिए, दूसरी कहानी जगपति और उसकी पत्नी चंदा की कहानी है, जो कस्बाई स्तर के निम्न मध्यम वर्ग के आम आदमी की जो वास्तविक यथार्थ समस्याएं हैं उनको प्रकाशित करती है।
इस कहानी में बचन सिंह कंपाउंडर है। जगपति के अस्पताल में भर्ती होने पर वह चंदा को दवाइयां उपलब्ध कराता है और बाद में वह बेरोजगार जगपति को व्यवसाय करने के लिए कुछ कर्जा भी देता है और इस तरह से दोनों पर उपकार करता है वो, है ना। बचन सिंह बड़ा बदमाश आदमी है, लगता है कि वो अच्छा है लेकिन वो बड़ा बदमाश है। वो मौका परस्त व्यक्ति है, अवसरवादी व्यक्ति है। वो किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके उसके परिवार को नष्ट कर देता है। तो देखिए, बेरोजगार है तो जगपति को कर्जा देता है और अस्पताल में जब जगपति भर्ती होता है तो वो चंदा को की सहायता करता है, दोनों पर उपकार करता है और इसकी एवज में, इसके बदले में वो चंदा के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करता है। अब चंदा क्यों उसके साथ इस तरह के संबंध में पड़ती है? चंदा की अपनी मजबूरी है। चंदा की मजबूरी है कि वो निस्संतान है, निस्संतान है। उसको आते जाते लोग छेड़ते हैं, आते जाते लोग उसके बांझपन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष जिस महिला को हो गए हैं उसके पुत्र नहीं हो रहा है, तो चंदा जो है समाज के तानों से परेशान होकर के उसके साथ ऐसा संबंध बना लेती है। तो आगे देखते हैं। चंदा भी समाज और अपने पति के बांझ होने के ताने सह न पाने के कारण मातृत्व सुख का प्राप्त करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि भाई महिला तब तक पूर्ण नहीं है, ऐसा हमारे समाज की एक मानसिकता है कि महिला तब तक पूर्ण नहीं जब तक वो माता नहीं बनी। ठीक है, तो ये एक समाज की जो एक विचारधारा है उसे बार बार ये कचोटती है और वो मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए और कुछ थोड़ा सा उपकार से दब जाने के लिए वह उसके साथ संबंध बनाने पर विवश होती है। और अंत में जब जगपति उसकी पिटाई करता है, जब उसे पता चलता है कि ये गर्भवती हो गई है, तो उसकी पिटाई करता है। पहले तो बहुत खुद अपने आप को बहुत मसोसता है, कसमसाता है, घुटता है ना, लेकिन फिर भी बाद में आक्रोशित हो जाता है, उसकी पिटाई करता है और फिर वह घर छोड़ करके चली जाती है। जगपति को जब बाद में पता चलता है किसी मुंशी जी के द्वारा, इसमें समाज की एक खासियत और बताई है कि समाज दूसरे लोगों के पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं उनमें दखल अंदाजी करता है। हमारा समाज, हमारा भारतीय ग्रामीण समाज विशेष रूप से, शहर में किसी को किसी से कोई परवाह नहीं है कि कौन किसके घर में जा रहा है, कौन आ रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे ग्रामीण समाज में एक दूसरे के घर में जो ताका झाकी करना और दूसरों पर उनकी समस्याओं को केंद्र में ला करके उन पर टिप्पणी करने की जो समस्याएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया इस कहानी में। जगपति अपनी पत्नी के किसी, जब उसे पता चलता है मुंशी जी के द्वारा कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करने जा रही है या उस किसी के घर बैठ रही है जा करके, तो वह बड़ा निराश होता है, पश्चाताप करता है और वो अब पाता है कि उसकी समस्या के लिए वो खुद ही दोषी है। चंदा को उसने उस परिस्थिति में डाल दिया है। ठीक है, नई कहानी की एक खासियत और भी है, अस्तित्ववाद। क्या है? अस्तित्ववाद। और अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद कहता है कि मनुष्य परिस्थिति का गुलाम है। मनुष्य बहुत गलत निर्णय भी ले सकता है यदि वैसी उसके पास परिस्थितियां आ जाएं। बहुत समझदार व्यक्ति भी कई बार बहुत गलत निर्णय ले लेता है। तो अस्तित्ववादी जीवन दर्शन इस कहानी में हमें दिखाई पड़ता है और वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर के निराश हो जाता है, अवसाद में चला जाता है और पश्चाताप करने लगता है। और फिर वो कहता है कि भाई वो जब लिखता है कि पाप से व्यक्ति नहीं मरता है, वो पश्चाताप से मरता है। तो पाप जब तक कर लेता है व्यक्ति तब तक तो उसके दिमाग में नहीं रहती है, लेकिन जब पश्चाताप करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसको कचोटने लगता है और तब वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है, कर लेता है। अंत में वो पत्र लिखता है, 2 पत्र लिखता है, एक चंदा के नाम लिखता है, एक कानून के नाम लिखता है और वो लिखता है कि मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था। ठीक है, तो ये समस्या जो मूल एक समस्या को सामने रखती है वो है कर्ज की समस्या, कर्ज का जहर। हम पिछली 2-3 कहानियों में कर्ज की समस्या पर बात कर चुके हैं, चाहे वो पूस की रात हो, चाहे वो राजा निर्बंसिया हो, और एक कहानी और भी हमने पढ़ी थी कर्ज की। ठीक है, जिसमें कर्ज की समस्या को, पर्दा। पर्दा, जी, पिछली कहानी पर्दा। तो आप देखें कि ये सारी समस्याएं इस कहानी में आई हैं और कथानक बहुत अच्छा, स्पष्ट, रोचक कथानक है। समझ गए आप मेरे ख्याल से। अब हम इसका जो दूसरा बिंदु होता है पात्र या चरित्र चित्रण का, तो आप देखें इसमें पात्र 3 हैं मुख्यतः। एक तो है जगपति, एक है चंदा और एक है बचन सिंह। अब बचन सिंह का पात्र जो है वो सहायक पात्र है जगपति और चंदा के मनोभावों को व्यक्त करने वाला। ठीक है, तो उसमें सहायक है केवल बचन सिंह, इसलिए बचन सिंह की बात नहीं करेंगे। वैसे इसमें जो मुख्य पात्र है वो जगपति है, चंदा भी मुख्य पात्र नहीं है। जगपति की जो समस्या है, जगपति की जो मानसिक अवसाद की स्थिति है जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेता है,
उसको उभारने का काम किया है आ, लेखक ने विशेष रूप से। तो यहाँ पर मुख्य पात्र जो है वो जगपति है, लेकिन हम चंदा के व्यक्तित्व की बात भी करेंगे। बच्चन सिंह के व्यक्तित्व की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, और है भी अगर दो तीन बिंदुओं में आप कह सकते हैं कि वो अवसरवादी व्यक्ति है। कठोर हृदय था लेकिन चंदा के आकर्षण से वह पिघल जाता है। ऐसी कुछ बातें आएंगी बच्चन सिंह की, इसी में आ जाएंगी। जगपति एक परिश्रमी व्यक्ति है, ठीक है, परिश्रम करना चाहता है। जब उसके पास रोजगार नहीं होता है, जब वो बीमार हो जाता है, अस्पताल से भर्ती होकर के आता है, और जब वो ठीक हो जाता है, उसके पास व्यवसाय नहीं होता है, काम करने का नहीं होता है, तो बार बार वो चाहता है कि कोई ना कोई उसके पास काम होना चाहिए। और इसी काम न होने के कारण मेहनत मजदूरी वो करना चाहता है, लेकिन काम न होने के कारण वह कर्जा लेने पर मजबूर हो जाता है, ये जानते हुए भी कि इस कर्ज का जो ब्याज है वो चंदा को चुकाना पड़ेगा। जिस घर में उसने जन्म लिया है उसने उसे परिश्रम करना ही सिखाया है, इसके लिए वह कहता है कि वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। वो इससे पहले, इसी वाक्य से पहले मैंने बहुत सारे वाक्य इस कहानी के साथ जोड़े हैं, आप भी देखिएगा, आपको कुछ और वाक्य भी अच्छे लग सकते हैं, आप अपने नोट्स में जोड़ दीजिएगा। तो मैंने यहाँ जो बात लिखी है इससे पहले भी एक बात वो कहता है कि वह उस खानदान का व्यक्ति नहीं है या उस घर का व्यक्ति नहीं है जिसके जुबान चलाने से सारे काम हल हो जाते हैं, या वह लोगों से भीख नहीं मांग सकता है। दो बात कहता है वो, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुबान से ही काम हो जाता है, या दूसरे इतने गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं कि वो भीख मांगने लगते हैं, काम नहीं करना चाहते। लेकिन वो कहता है कि वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानते हैं, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। तो वो मेहनती है, परिश्रमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 10वीं पास है, पहले मुंशीगिरी करता था, जब वो मुहर्रिर था, मुहर्रिर है ना, मुंशीगिरी करता था, किसी के पास बैठ करके लिखत पढ़त का काम किया करता था। लेकिन जब उसकी बीमार हो जाता है, उसके गोली लग जाती है और बहुत आ, दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, घर पर आके उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके बाद भी वो काम करना चाहता है। चलिए दूसरा देखिए, वह अपनी पत्नी चंदा से हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है। वो एक निश्चल भाव से प्रेम करने का भाव उसके मन में है। और जब चंदा सो रही होती है, जब उसके निकट आता है तो वो देखता है कि बिल्कुल मासूम सी बच्ची की तरह वो सो रही है, ठीक है। और अंत में भी जब असफल हो जाता है उसका प्रेम और चंदा चली जाती है, और जब उसे पश्चाताप होता है, अकेला होने के बाद भी वो निरंतर एकाकीपन में भी चंदा के बारे में ही सोचता रहता है। ये भी सोचता है कि वो बड़ी क्यों हुई, वो छोटी ही क्यों नहीं रही, हमेशा छोटी बच्ची रहती तो कितना अच्छा था। चंदा के विषय में सोचता है, तो इससे पता चलता है कि वो गहरा प्रेम चंदा से करता है। अंत में वो पश्चाताप करते हुए कहता है कि वो बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। तो आप देखें कि वो फिर भी अपनी गलती मान करके और चंदा से जो प्रेम है उसका, उसके कारण वह खुद को ही दोषी मानता है, पश्चाताप करता है और उसे अपना बताता है। अंत में प्रेम में ही स्वयं को असफल जान करके वह आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के पीछे भी तो प्रेम ही है, क्योंकि जिस चंदा को वो इतना प्रेम करता था उसका सारा जीवन उसने नष्ट कर दिया, ठीक है, उसे दूसरों को बेच दिया, और उसे मारा पीटा, उसका अपमान किया, उसका तिरस्कार किया, उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया। तो जब प्रेम में कोई व्यक्ति उस प्रेम को निभा नहीं पाता है और जब वह पश्चाताप करता है, तो अंत में उसके उसका जो हृदय है वो अवसाद से भर जाता है, और इसी अवसाद के कारण जो जगपति है वह आत्महत्या कर लेता है। चलिए और देखते हैं कुछ बिंदु। जगपति वीर है, साहसी है, ये आपको पता ही है। वो रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था तो वहां डाका पड़ जाता है, और वहां डटकर वो डाकुओं से सामना करता है, गोली भी खाता है। और उसके बाद भी आप देखें, जब अस्पताल में भर्ती होता है तब भी वो साहस का परिचय देता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, दवाइयां हमारे पास नहीं है, ठीक नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन और मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा दिन लगेंगे ठीक होने में दवाइयां नहीं होने के कारण, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो एक तरह से निडर है, वीर है, साहसी है, और कठिनाइयों से घबराता नहीं है, ठीक है। तो बाहरी कठिनाइयों से तो नहीं घबराता है, लेकिन वो अंदर की जो अवसाद है, अंदर की जो पीड़ा है, अंदर का जो तनाव है, भीतरी जो समस्याएं हैं, वो उसको खा जाती है। बाहर की समस्याओं से उन्हें डरता है। वह थोथा आदर्शवादी व्यक्ति भी है, ठीक है। थोथा आदर्शवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी तो वो कहता है कि चंदा को कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब वो ये जानता है कि उसके पास चंदा को दाव लगाने के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, फिर भी वो बचन सिंह से कर्ज ले लेता है। तो पहले खुद ही कर्ज के लिए मना करता है, बाद में खुद ही कर्ज ले लेता है। पहले ये समझ में आता है उसको कि जितनी चादर होनी चाहिए उतना ही पैर पसारना चाहिए, वो कहता भी है, लेकिन बाद में वो चंदा को एक तरह से दाव पर लगा करके, जबकि उसे जानकारी थी। हालांकि इस कहानी में कहीं नहीं कहा गया है, ये कहानी लेखक की और उसकी बड़ी कहानीकार की एक एक सामर्थ्य है कि वो कहीं भी ये नहीं कहता है। न तो वो राजा रानी के मामले में कहता है कि रानी ने मंत्री के साथ संबंध बनाए,
न ही वो इस कहानी में ये बताता है कि चंदा ने बचन सिंह के साथ संबंध बनाया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन फिर भी वो संकेतों ही संकेतों के माध्यम से समझा देता है कि घटना ये हुई है। ठीक है, यही बड़ा लेखक होता है, वही बड़ा कहानीकार होता है जो कम बोले और ज्यादा समझा दे। इसीलिए नामवर सिंह ने, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, कि नामवर सिंह जो एक बहुत बड़े आलोचक हमारे हिंदुस्तान के हुए और पिछले कुछ दिनों पहले ही उनकी देहावसान हो गया, साल 2 साल पहले, उन्होंने कहा था कहानी की परिभाषा बताते हुए, उन्होंने कहा था कि कहानी वह है जो छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, मतलब कम शब्दों में जो ज्यादा समझा दे, वही कहानी है। और इसीलिए अज्ञे कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। अज्ञे ने भी कहा है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। इन पंक्तियों को नोट कर लीजिए, कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कहानी की परिभाषा बताइए, कहानी किसे कहते हैं, तो कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानव अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। ठीक है, जैसे एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना, उसके नीचे एक छोटी सी स्लाइड लगाते हैं, उस पर एक बूंद रखते हैं खून की, और उस खून की बूंद को जब देखता है कोई डॉक्टर या कोई लैब टेक्नीशियन, उसमें से तब देखता है तो देखता है कि हजारों लाखों उसमें टीएलसी दिखाई देती हैं, न जाने कितनी कितनी चीजें, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु और लाल रुधिर कणिकाएं, वो सब कुछ देख लेता है उसमें, कोई बीमारी होती है तो वो भी देख लेता है। तो इसी तरह से जो कहानी है उसमें बहुत कम शब्दों में समाज की जो समस्याएं हैं उनको बहुत विस्तार से वो देख लेता है, और साथ ही साथ वह पूरे पाठक समूह को उसे दिखा भी देता है। तो कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। तो ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ है। वह प्रेम में असफल हो जाता है और परिवार का जब विनाश होता देखता है तो वो कुंठाग्रस्त हो जाता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है, टाल छोड़ करके चला जाता है, टाल पे ही रहता है, घर नहीं आता है। कई कई दिन बीत जाते हैं जब वो पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। वो समाज की आंखों का सामना नहीं करना चाहता है, वो घर नहीं लौटना चाहता है, वो खुद ही खुद में घुट रहा होता है। तो ये कुंठाग्रस्त होना भी उसके व्यक्तित्व का एक पहलू है। अनेक दिनों तक घर नहीं आता है, एकांत में रहता है, अजीब सी घुटन उसको चारों तरफ से घेरे रहती है, और यही कुंठा अंत में उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित भी करती है। अंत में अपने कर्मों का पश्चाताप करता है, ये भी एक अच्छी बात है व्यक्तित्व की। कुछ लोग तो पश्चाताप ही नहीं करते, कुछ लोग तो लूट करके इस देश को चले गए, माल्या जैसे और नीरव मोदी जैसे, और हजारों लाखों करोड़ रुपया इस देश का ले गए। लेकिन क्या वो अपने कर्मों का पश्चाताप करने लौटे कि चलिए नहीं साहब, मैं आ जाता हूँ और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और मैंने इतने करोड़ रुपए जो हमारे देश के लूट के ले गया था, मैं उनमें से कुछ हिस्सा मैं लौटा देता हूँ, कुछ मैं बाद में लौटा दूंगा, ऐसा करते हुए किसी को देखा आपने समाज में? लेकिन आप देखें कि वो एक निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति होने के बाद भी अपने कर्मों का पश्चाताप करता है, अपनी जो व्यक्तिगत गलतियां हैं उनको, चंदा के ऊपर जो उसने डाल दी थी उस गलतियों का आरोप, उनको जो है उससे मुक्त करता है, चंदा की गलतियों को क्षमा कर देता है, चंदा के बच्चे को भी अपना मान लेता है, और कहता है कि भाई अंत में मेरा जो दाह संस्कार है वो इसके हाथों से ही किया जाए। और अंत में वो लिखता भी है, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, तो वो पश्चाताप करता है। जगपति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, साहसी है, परिश्रमी होने पर भी नियति का शिकार हो जाता है बेचारा, परिस्थिति के चक्रव्यूह में फंस जाता है, षड्यंत्र में, परिस्थितियों के षड्यंत्र में फंस जाता है। कोई फंसाता नहीं है इसको। एक तौर पर कहा जाए तो बचन सिंह फंसाता है, लेकिन वास्तव में वो बचन सिंह से के उससे बाहर निकल सकता था यदि उसकी परिस्थितियां ठीक होती तो। वो अमीर होता, वो बेरोजगार नहीं होता, तो वो बचन सिंह को घर में घुसने ही क्यों देता? ठीक है, तो परिस्थितियां थी उसकी, नियति का शिकार हो जाता है। नियति की शिकार चंदा भी होती है। ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था में वो मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जाता है। वो जानता है कि जिससे कुछ लेना लेना है तो उसके कुछ देना भी पड़ेगा। वो कहता भी है एक संवाद में कि जैसे कुछ जिससे कुछ लेना हो उसे कुछ देना भी पड़ेगा। तो मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जाता है, अपने हाथों अपने परिवार को तहस नहस कर देता है, और मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए स्वयं को भी समाप्त कर लेता है। तो ये मेरी नजर में व्यक्तित्व है जगपति का। चंदा के व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। चंदा का व्यक्तित्व तो सुंदर है, आकर्षक है। देखिए, चंदा सुंदर स्त्री है, ऐसा नहीं है कि चंदा का जो बाहरी रूप रंग जो है वो बहुत खराब है। वो बहुत गरीब जरूर है, लेकिन वो सुंदर है, आकर्षक है। एक तरफ तो की सांसों जगपति उसकी सांसों में जीवन का संगीत गूंजता हुआ अनुभव करता है। जब वो अपनी पत्नी जब सो रही होती है, उसके पैरों के पास आके बैठता है, उसके पैरों को छूता है, तब आप वो जो संवाद है उस समय का जो एक वर्णन है वो पढ़िएगा, आपको ऐसा लगेगा कि चंदा से बहुत प्रेम करता है जगपति। वो इसलिए करता है क्योंकि चंदा का व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक और सुंदर है। और आप देखें कि जैसे ही बचन सिंह उसे देखता है तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। पहले जगपत बचन सिंह
जैसे किसी की पगड़ी की गांठ बांध रहा हो ऐसे करके, और रस्सी, माफ कीजिए, पट्टी बांध रहा होता है या खोल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उसको देखता है कि उसके व्यक्तित्व को देखता है, उसके सौंदर्य को देखता है, उसके आकर्षण में आकर्षित हो जाता है उसके सौंदर्य से, और उसकी भावनाओं को जब देखता है कि कितना ये सोफिस्टिकेटेड है, ये कितनी कोमल है, कि उसकी संवेदना वो कितनी भावुक है वो स्त्री, जब वो देखता है तो जब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी हाथों पर उसका बूंद टपक जाती है उसके आंसू की, तो बच्चन सिंह का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। चंदा की वो खासियत क्या है, देखिए वो एक कुशल गृहिणी भी है। उसकी सास को बड़ी चिंता रहती है कि जगपति का क्या होगा, लेकिन जब चंदा आती है घर में तो सास उसको चाबियां सौंप देती है, पूरा घर को वो संभालती है, पति की सारी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छे से निभाती है। और आप जानते हैं कि जब अस्पताल में वो बीमार हो जाता है तो वो पतिव्रता के रूप में उसकी सेवा भी करती है, और यहाँ तक कि अपने जेवर को बेच देने का भाव भी वो रखती है, हालांकि वो जेवर से प्रेम भी करती है, ठीक है। इसीलिए वो देती नहीं है। जब वो पहना देता तो वो कह सकती थी कि नहीं नहीं मैं तो दूंगी भाई, ये तुम ले लो मुझसे जेवर, नहीं तो मेरे ऊपर इसका कर्ज रहेगा, लेकिन वो देती नहीं है। तो इस तरह से हम कहें कि महिलाओं की जो कमजोरी है, एक आम तौर पर जो सामान्य जीवन में हम सामान्य समाज में देखते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी महिला के प्रति, लेकिन फिर भी आम समाज में हम देखते हैं कि महिलाओं में गहनों के प्रति आकर्षण होता है, तो वैसा एक सामान्य आकर्षण चंदा के मन में भी है। आप चाहें तो उसको भी इसके चरित्र चित्रण में लिख सकते हैं। चंदा अत्यंत भावुक स्त्री है, वह अपने पति के कष्ट में आंसू भी बहाती है, उसकी पीड़ा में खुद भी रोने लगती है, जब वो चीखता है तो वो खुद भी चीखने लगती है। चंदा स्वाभिमानी है, स्पष्टवादी स्त्री है। जब वह देख, स्वाभिमानी तो ये इसलिए है कि जब वो उससे कहता है तो वो घर छोड़ने की बात कहती है कि नहीं मैं तो घर छोड़ देती हूँ, मैं तो अपने भाई को बुला लिया है मैंने। स्पष्टवादी है, और वो कह देती है कि जब तुमने मुझे बेच दिया, हालांकि ये बात पूरी नहीं कहती है वो, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि तुमने मुझे बेचा है। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जब तुम अस्पताल में भर्ती थे, वो तो उस समय को भी शायद चिन्हित कर रहा होता है जगपति की, हो सकता है अस्पताल में तुमने उसके साथ कोई संबंध बनाया हो, लेकिन वो कह रही है कि जब तुमने मुझे बेच दिया, मतलब तुमने जब कर्जा लिया, मैंने जब कर्जा लिया तब नहीं मैंने अपने आप को बेचा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया तो मुझे बच्चन सिंह के पास जाना पड़ा। तो वो स्पष्टवादी भी है। स्वातंत्र चेतना भी है, वो गुलाम होकर के नहीं रहना चाहती। जब वो जानती है कि उसके पति का विश्वास उसने खो दिया है और उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है, तो वह पति के व्यवहार से क्षुब्ध होकर वो घर छोड़ने का निर्णय ले लेती है। निर्णय लेती है, वो पूछती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो गांव की महिलाएं हैं उनमें स्वतंत्र चेतना के एक प्रतीक के रूप में भी हमारे सामने आती है। ठीक है, कहानी बड़ी रोचक है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे से एक एक बिंदु को इसमें उभारने का प्रयास किया है। देश काल और वातावरण की बात करते हैं। देखिए इसमें दो तरह के वातावरण हैं, विशेष रूप से तो दो तरह का नहीं है, एक ही है, लेकिन राजा और रानी की कहानी के माध्यम से भी एक छोटा सा एक पौराणिक वातावरण का निर्माण किया गया है। लेकिन मैंने देखा कि लेखक ने उस पौराणिक वातावरण को दिखाने में, उसको उभारने में, उसको प्रकाशित करने में कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि राजा का एक सुंदर महल था, उसमें फंवारे थे और राजा के इर्द गिर्द दरबारियों का तांता लगा रहता था, ऐसी कोई बात कमलेश्वर ने नहीं कही है। इसका मतलब है कि उनकी रुचि पौराणिक कहानी में है, पौराणिक कहानी के वातावरण में या उसके वर्णन में नहीं है। लेकिन जब वो चंदा और जगपति की कहानी बताता है तो वो पूरी ग्रामीण कस्बाई जो परिवेश है उस क्षेत्र का, मैनपुरी गांव की ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। तो वहां आप देखिए वहां का पूरा वातावरण वो उभारता है कि गांव में क्या हालत है, गांव के लोग कैसे सोचते हैं। गांव के लोग एक एक पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, कोई खोमचे वाला आ जाता है तो उससे अड़ जाते हैं सस्ते में चीज लेने के लिए, कई कई मील तक पैसा बचाने के लिए चले जाते हैं। डाकुओं की जब घटना आती है तो वो कैसा वातावरण वहां का होता है, जंगल का, लड़ाई झगड़े का वातावरण कैसा होता है। घर में जब बहू आती है और पड़ोसी उस पर टिप्पणियां करते हैं तो समाज का वातावरण कैसा होता है। और लकड़ी की टाल पर बैठे हुए व्यक्ति का संवाद किस तरह का एक नया भाव पैदा करता है, या अस्पताल की जो दुर्व्यवस्थाओं का चित्र जो खींचा है। तो आप देखें सब तरह का जो आधुनिक ग्रामीण कस्बाई संस्कृति का एक जो वातावरण होता है उसको उन्होंने बहुत पूरे मन से चित्रित किया है। इसी क्रम में लेखक ने निस्संतानता, बेरोजगारी की समस्या के प्रति समाज का क्रूर व्यवहार, अस्पतालों की खस्ता हालत, उसमें व्याप्त, इसको ठीक कर लेना, व्याप्त है, गलत लिख दिया गया है जल्दबाजी में, अव्यवस्थाएं, कर्ज की समस्या, कर्ज देने वाले पुरुषों की नारी शोषण की मनोवृत्ति। जो कर्ज देता है तो वो क्या करता है, महाभारत में भी तो ऐसे हुआ था। कर्जाई तो एक तरह से
चढ़ गया था जब वो हार गए थे जुआ में, तो जब कर्जा चढ़ गया था तो उसमें महिला को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन पुरुषों की ये मनोवृत्ति होती है कि यदि कुछ न मिले तो कम से कम इस स्त्री का शील ही भंग कर दिया जाए, इस स्त्री के साथ संबंध ही स्थापित कर लिया जाए, किसी तरह से इस स्त्री के देह का शोषण कर लिया जाए। तो आप देखें जो मनुष्य पुरुषों की जो मनोवृत्ति है नारी शोषण की, उसको भी इसमें हमारे परिवेश में जो है उसको उभारने का प्रयास इसमें किया गया है। साथ ही स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण निम्न मध्यवर्गीय परिवार और समाज में व्याप्त कस्बाई संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। एक पंक्ति मैंने इसमें लिख दी है, आप देख लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं। मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक एक पैसा बचाते हैं। तो ग्रामीण जीवन का जो एक दृश्य है, परिवेश है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया। चलिए, चौथा बिंदु है संवाद का या कथोपकथन का। तो संवाद क्या है? संवाद बहुत हैं इसमें, और संवादों से कहानी आगे बढ़ती है, और संवाद पात्रानुकूल हैं। लोगों के जो इस कहानी के जो पात्र हैं उसके मनोभावों को बहुत ईमानदारी से व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम भी हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर दो मैंने वाक्य लिखे हैं, दो पंक्तियां मैंने संवादों के रूप में लिखी हैं। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल और न क्या, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न बच्चा। ठीक है, तो वो एक तरह से टिप्पणी करता है। तो उसका जो मनोभाव है जगपति का अपनी पत्नी के प्रति, कि उसके पैदा नहीं हो रहा है बच्चा, तो वो उसके शब्दों में वो आती है बात, उसके मन में है। हालांकि बात तो तेल की थी केवल, लेकिन तेल के साथ वो उसके मनोभावों को जोड़ते हुए तेल न केवल अधूरी बात कही गई है, न क्या न बच्चा। वो पूरी बात है, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल होगा न बच्चा होगा तुम्हारे। तो इस तरह आप देखें कि पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करते हैं संवाद। और देखते हैं, आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे कुछ दिया भी जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है वो अपनी मानसिकता बता रहा है कि किसी उससे फायदा उठाया जाए। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, मतलब थोड़ा बहुत पैसा भी है, थोड़ा बहुत समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, क्यों ना उससे पैसा कुछ बनाया जाए, उससे कुछ लाभ उठाया जाए, और जब लाभ उठाया जाए तो कुछ दिया भी जाएगा। तो इस तरह से वो एक समझौतावादी जो दृष्टि है, अवसरवादी जो दृष्टि है जगपति की, उसको यहाँ पर इन संवादों से प्रकट किया गया है। संवाद छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, पाठक के मन में किसी प्रकार की अरुचि पैदा नहीं करते हैं। बड़े बड़े संवाद होते हैं तो पाठक आधी कहानी छोड़ करके भग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर संवाद आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण उसमें स्वाभाविकता आ गई है। जैसे आप देखिए, एक पंक्ति आई है राजा रानी की कहानी में कि हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। ये पंक्ति महतारी कहती है एक, ठीक है, जो सड़क पर झाड़ू लगा रही होती है, वो ऐसी बात कहती है। और आप देखें हमारे समाज में भी इसी तरह की भाषा बोली जाती है। और मुंशी जी कहते हैं कि अंधेर तो सरासर है जी, त्रिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं इनके सामने। तो आप देखिए, ये हमारे समाज में जिस तरह की पुरुषों में महिलाओं के प्रति जो सोच है, उसको यहाँ पर बड़े आम बोलचाल की भाषा में ही व्यक्त किया गया है। संकीर्ण समाज की प्रतिनिधि के तौर पर जो चाची है जगपति की, वो जो संवाद बोलती है, उससे पता चलता है कि हमारा समाज जो है कितना संकीर्ण है। वो कह रही है, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुल माँ भी आई हैं, मतलब अस्पताल से लौट के आए हैं, कुल माँ, कुल की माँ भी आई हैं, मतलब रानी रानी जी भी आई हैं। तो एक तरह से हमारे समाज में आप देखें कि इस तरह से व्यंग्य किए जाते हैं कई बार, गरीब लोगों पर, बेरोजगार लोगों पर और संतानहीन लोगों पर। इस तरह की टिप्पणियां हमारे समाज में, घर परिवार में इस तरह से एक स्त्री दूसरी स्त्री पर भी कर देती है। तो आप देखें कि समाज का जो एक संकीर्ण समाज के प्रतिनिधि के रूप में चाची जो है, उसने इस तरह की बातें कही हैं। आगे देखते हैं, संवादों में कहीं कहीं दार्शनिकता का भी भाव दिखाई पड़ता है। दार्शनिकता, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने की बात। जैसे जगपति कहता है कि देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। तो ये बात हर आदमी नहीं कहता, ये आदमी वो कहता है जिसमें कुछ दार्शनिक भाव हो, जीवन के प्रति जिसमें कोई नजरिया हो। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। और एक जगह और कहता है कि तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। तो इस तरह कई कई वाक्य ऐसे हैं जिनमें दार्शनिकता है। आप अपनी जो सुविधा है उसके हिसाब से एक दो तीन जितने भी आपको संवाद पसंद आए हैं उनमें से छाड़ सकते हैं। भाषा शैली क्या है देखते हैं। शैली तो ये है, पहले तो ये एक यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, यथार्थवादी मतलब हमारे समाज की वास्तविक समस्या को सामने रखती है। शैली वर्णन प्रधान है, मतलब संवाद कम है और वर्णन ज्यादा है, समाज का वर्णन, समाज की समस्याओं का वर्णन, है ना।
तो हालांकि राजा रानी की कहानी में वर्णन कम है, लेकिन फिर भी यहाँ जो जगपति और चंदा की कहानी है उसमें बहुत सारे वर्णन है। ठीक है, तो वर्णन प्रधान शैली कहा जाता है। कहानी में लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए लोक कथा और आधुनिक कथा के मिश्रित शिल्प को अपनाया है। ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि लोक कथा भी है, चलती है इसमें, आधुनिक कथा भी, मिश्रित शिल्प है, मिश्रित एक संरचना है कहानी की। आगे देखते हैं। वार्तालाप शैली को अपनाया गया है कहानी सुनाते समय। तो कहानी तो सुनने और सुनाने की ही चीज है। वैसे मूल रूप से अगर देखा जाए तो कहानी लिखने से पहले तो हजारों सालों से सुनाई जाती रही। जब जब लोग व्यक्ति लिखना भी नहीं सीखे थे, पढ़ना भी नहीं सीखे थे, उस समय भी लोग एक दूसरे को कहानी सुनाते थे और लोग बड़े चाव से सुनते थे, आज भी सुनते हैं। तो कहानी की जो वास्तविक जो वार्तालाप शैली है उसी को इसमें अपनाया गया है। जैसे एक वाक्य में मैंने बताया है, कहानी शुरुआत ही होती है, एक राजा निर्बंसिया थे, और कौन सुना रही है? दादी सुना रही है। तो इस तरह से आप देखें वार्तालाप शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश में प्रचलित बोल चाल की भाषा को ही इसमें अपनाया गया है। जैसे चाची कहती है, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन, और काहे का शर्म लिहाज, जैसे मुंशी जी कहते हैं। तो इस तरह की शब्दावली है, बिल्कुल काहे का, सत्यानाशी, कुलबोरन, बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। कहीं कहीं पात्रों की कुंठा, मानसिक अवसाद, घुटन को व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म भाषा का प्रयोग हुआ है। बहुत सूक्ष्म भाषा जिसमें संकेत डाल करके छोड़ दिया जाता है। जैसे वो कहता है पीछे कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे कुछ दिया भी जाएगा। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म भाषा है। क्या दिया जाएगा? इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, जो कहानी को नई कहानी बनाते हैं। नई कहानी किसने कहा था? धर्मवीर भारती ने कहा था एक बार कि नई कहानी में जहां जहां प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, समझिए वहीं नई कहानी। ठीक है, नई कहानी में प्रश्न चिन्ह होते हैं। प्रश्न चिन्ह मतलब पाठक के मन में एक प्रश्न उभरे कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या कहा गया, इसके पीछे क्या मंतव्य है, कहनी कहानी लेखक का क्या मंतव्य है, क्या कहना चाहता है, पात्र क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो जहां जहां प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वहीं बौद्धिकता है, और जहां बौद्धिकता है वहीं नई कहानी है। ठीक है, तो कहीं कहीं वाक्य अधूरे भी छोड़ दिए गए। जैसे तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न पे छोड़ दिया गया है, न बच्चा नहीं कहा गया है। ठीक है, तो अधूरी बात छोड़ दी गई है। और जब तुमने मुझे बेच दिया, वो आगे बात नहीं कहती, अधूरी बात कहती है कि जब तुमने मुझे बेच दिया। तो इसके बाद वो कह सकते थे कि जब तुमने मुझे बेच दिया तब मुझे मजबूर होकर के बचन सिंह के पास जाना पड़ा। ठीक है, तो आप देखें कि सब टेक्स्ट कहते हैं इसको। जब हम कहानियों में या नाटक में जब बात करते हैं तो इसको कहते हैं सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट का मतलब है वो बात जो कही नहीं गई है लेकिन समझी गई। ठीक है, तो ये सब टेक्स्ट भी है इस कहानी में। आगे देखें उद्देश्य। अब वैसे तो ये कहानी के पांचों बिंदुओं में बात करते हुए सारी बात क्लियर हो गई है कि उद्देश्य क्या है कहानी के, लेकिन फिर भी हम अलग से बिंदुओं में पढ़ लेते हैं कि लेखक ने कहानी के माध्यम से बेरोजगारी के कारण कर्ज लेने वाले कर्जदार व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में बताया है। कैसी हो जाती है उसकी मानसिक स्थिति, कितनी लाचार स्थिति में पहुंच जाता है, दयनीय हो जाती है स्थिति, और कई बार उसका जो कर्ज लेने की जो समस्या है उसके कारण उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, आत्महत्या तक उसको करनी पड़ती है। दूसरी, जो कर्जा देने वाला व्यक्ति है वो भी सभी प्रकार का शोषण करता है। पैसा मिले तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? पर्दा ही खींच लेता है। वो पिछली कहानी में पढ़ा था ना, पर्दा खींच लेता है। और उससे पहले वाली पूस की रात कहानी में क्या पढ़ा था कि वो कंबल का पैसा ले जाता है। तो अब वो कंबल का पैसा न देता तो क्या होता? वो फिर मुन्नी पर नजर डालता। इसी तरह से यदि पर्दा जो है, पर्दा कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन मान लीजिए कहानी और आगे बढ़े तो क्या हो? तो उसके पास क्या है? चौधरी पीर बख्श के पास क्या है? पंजाबी खान को देने के लिए उसके पास भी कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि वह उसके परिवार की जो स्त्रियां हैं उनके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास करे। थोड़ा तो वो करता ही है, पर्दा गिरा करके उन्हें सबके सामने एक तरह से अर्धनग्न स्थिति में तो ले ही आता है। तो आप देखें कि जो कर्जा देता है वो सभी प्रकार के शोषण करने का प्रयास करता है। भारतीय निम्न मध्यम वर्गीय समाज में निसंतान दंपत्ति पर समाज द्वारा किए जाना वाला व्यंग्य। निसंतान दंपत्ति है, मान लीजिए कोई बीमारी है या किसी प्रकार की मेडिकल स्थितियां हैं, नहीं पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए बड़ा शोषण किया जाता है समाज के द्वारा। बड़े व्यंग्य बाण छोड़े जाते हैं, यंत्रणा दी जाती है, कई बार इतना तनाव दिया जाता है कि या तो वो जो महिलाएं हैं, वो आपने देखा एक बड़ा व्यवसाय चलता है, बाबा जियों का बड़ा व्यवसाय चलता है। इस तरह से वो
किस तरह से महिलाओं को अपने वश में करने के लिए या उनका गलत नाजायज फायदा उठाने के लिए ऐसी निसंतान स्त्रियों के इलाज के नाम पर बहुत दुर्व्यवहार हमारे समाज में होता है। ठीक है, कई बार आप अखबार में पढ़ेंगे भी। तो निसंतान दंपत्ति पर समाज के द्वारा अगर व्यंग्य न किया जाए तो ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हो, उससे व्यक्ति में अवसाद आ जाता है, पीड़ा आ जाती है और उससे वो गलत निर्णय ले लेता है। बीच में आप देखें अस्पताल की खस्ता हालत को भी बताया गया है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, दुर्गंधपूर्ण वातावरण है, गरीबों के साथ बिल्कुल जानवरों का सा सलूक हो रहा है। डॉक्टर तो अमीर लोगों का इलाज कर रहे हैं, गरीब लोगों के हिस्से कंपाउंडर आ रहे हैं, कंपाउंडर ही इलाज करके जाता है और इलाज करते हुए भी वो बड़े मतलब कठोर हो जाते हैं। उनको परवाह नहीं है कि किसी को दर्द हो रहा है, किसी को पीड़ा है, उसके पास दवाई है कि नहीं है। और अगर कुछ देना चाह रहे हैं वो अस्पतालों में कोई किसी की मदद करता है कंपाउंडर, तो वो किसी तरह से गलत नाजायज फायदा उसका उठाना चाहता है। तो आजादी के बाद का जो भारत है उसमें सरकारी कार्यालयों में जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको भी इसमें साथ ही साथ उजागर करने का प्रयास किया गया है। राजा और रानी, चंदा और जगपति की कहानियों को एक दूसरे के सामने क्यों रखा गया है, वो जो प्रश्न मैं पहले पूछ रहा था आपसे, कि हमारा एक सामूहिक अचेतन मन है, हमारे समाज का एक मन है, समाज का मन है। समाज का मन का मतलब है ज्यादातर लोग जो सोचते हैं हमारे समाज में, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, है ना? क्या सोचते हैं कि अगर किसी गरीब ने कोई काम किया तो उसने तो बहुत अपराध कर दिया, और उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसको कोई कहने वाला नहीं। ऐसा ही आप देखते हैं, अभी पिछले दिनों एक नाबालिग व्यक्ति ने, एक नाबालिग बच्चा कहा जाएगा, 17 साल का है, हालांकि इतना नाबालिग भी नहीं है लेकिन नाबालिग है, कानून से नाबालिग। उसने जब दो लोगों को शराब पी करके अपनी एक महंगी गाड़ी, जो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है, उसके नीचे रौंद दिया, तो उसे न्यायालय ने, न्यायाधीश ने, जिसके हाथ में केस था, उसने 300 शब्दों का निबंध लिखने की, 6 महीने गाड़ी नहीं चलाने की या 2-2.5 साल गाड़ी नहीं चलाने की, और पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की एक सजा सुनाई। जबकि उसकी टक्कर से दो लोग, दो प्रतिभाशाली लोग, दो इंजीनियर मौत के घाट, मतलब मौत के गोद में समा गए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारा समाज जो है वो बड़े लोगों के लिए कुछ अलग सोचता है और छोटे लोगों के लिए कुछ अलग सोचता है। तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के प्रति जो समान परिस्थितियां होती है उसमें अलग अलग दृष्टिकोण हमारा समाज रखता है, ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। चलिए, इस कहानी के माध्यम से नारी जीवन की विवशता को बताया गया है। संतानहीनता से कलंक मुक्ति पाने के लिए अपने पति के साथ विश्वासघात करने की स्थिति तक वो चली जाती है, उसको बताया गया है। ये भी एक समस्या है हमारे समाज की। पति के दुर्व्यवहार के प्रति आक्रोश का भाव है। दाम्पत्य जीवन में जब विश्वास समाप्त हो जाता है तो नारी द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी जाती है। तो ऐसी अनेक अनेक समस्याओं को इस कहानी में उभारने का प्रयास किया गया है। तो आज की ये जो कक्षा थी ये बड़ी लंबी रही है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत प्रयास से, बहुत कम से कम 2 से 3 घंटे की प्रयास से मैंने इस कहानी के जो नोट तैयार किए हैं, शायद आपको काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।